तो अब इन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन m1 और m2 दो मास ले लिए अपन, और सपोज m1 की इनिशियल वेलोसिटी v1 आई है और m2 की इनिशियल वेलोसिटी v2 आई है। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम मतलब दोनों बॉडीज का, ये फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का इसके बराबर होगा। ठीक है, और मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा कि भाई न्यूटन्स लॉस तो लग ही रहा है, किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो ये तो वैलिड है ही। कोलिजन का टाइप चाहे जो हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी में डिफरेंस। ठीक है, ये अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक सिंगल बॉडी की बात नहीं कर रहे अभी। और ये बेसिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, और यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जो कि कोलिजन के केस में इन एनी केस होता है ना, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में कि कोलिजन के केस में क्यों अपन फ्रिक्शन को या ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तो उसका इम्प्लीकेशन है Pf जो है वो Pi के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो इनइलास्टिक कोलिजन के केस में भी वैलिड। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इनर्शियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होती। ठीक, और ब्रीफली अपन देख भी चुके हैं इसको कि भाई किसी भी कोलिजन में एनर्जी जो है, एनर्जी लॉस कई तरह से हो सकता है। साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना, या हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या, जैसे अपन ने देखा था माइक्रो लेवल पे जब कोलिजन होता है तो बॉडीज डिफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है ओरिजिनल शेप में फिर वापस रेस्टोर हो जाए। ठीक है, तो एक ये हो सकता है भाई इनकम्प्लीट रेस्टोरेशन। और यदि बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा नहीं आती है, सो टू दैट एक्सटेंट उतनी एनर्जी जो लगी थी बॉडी को डिफॉर्म करने में, टू दैट एक्सटेंट वो एनर्जी जो है वो उस एनर्जी का लॉस हो जाता है ना, वो एनर्जी फिर बॉडी में स्टोर हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो एनर्जी लॉस के कई सोर्सेज हैं जिसके कारण जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। तो इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होल्ड करेगा वो क्या होगा, m1 v1i प्लस m2 v2i इज इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v2f, है ना। इलास्टिक कोलिजन में भी होता था ये रिलेशन, और ये रिलेशन यहाँ से आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब क्या, जैसे अपने को फाइनल वेलोसिटीज यदि निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटीज मतलब दो वेरिएबल हैं जो अपने को निकालने हैं, तो दो वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करने के लिए अपने को एक रिलेशन और चाहिए इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। इलास्टिक कोलिजन में क्या था, अपने को काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंस से एक और रिलेशन मिल जाता था। ठीक है, जिससे हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल लेते थे। तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में अपन फाइनल वेलोसिटीज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं एक बार। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको हम E से डिनोट करते हैं, है ना। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आफ्टर कोलिजन, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये भी देखेंगे अपन। पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप उस तरह से इमेजिन करें कि जैसे दो सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। इन द सेंस कि यदि कोई मतलब आइस सरफेस है और आइस सरफेस के ऊपर यदि हम कोई वुडन ब्लॉक जो है उसको स्लाइड करें तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। यदि कोई वुडन सरफेस है और वुडन सरफेस के ऊपर अपन कोई स्टील ब्लॉक को ड्रैग करें, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। तो उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो प्राइमरली मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ये जो दो ब्लॉक जो टकरा रहे हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक, तो जैसे
स्टील ब्लॉक यदि स्टील ब्लॉक से टकराएगा तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट होगा। ये जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो ये फिगर अप्रॉक्सिमेटली 0.6 से 0.9 के बीच में आया, ठीक है। फिर यदि ग्लास वर्सेस ग्लास है तो इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी हाई होता है, 0.7। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बहुत लो है, 0.1। तो एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम ब्लॉक यदि हम करेंगे तो उसमें जो बाउंस फैक्टर है वो मतलब बहुत हाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हो गया कि जैसे दो डिफरेंट मटेरियल हो गए, ठीक है। ग्लास हो गया, ग्लास वर्सेस स्टील, है ना। एक ब्लॉक ग्लास का है, दूसरा ब्लॉक स्टील का है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ और होगा, ठीक है। तो प्राइम पॉइंट इसमें ये है। अच्छा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल पे डिपेंड किया और दूसरा किस पे डिपेंड किया, इम्पैक्ट वेलोसिटी पे। क्योंकि ये मेजरमेंट्स जो हम करते हैं, है ना, स्टैंडर्ड वेलोसिटीज लेते हैं, है ना। कोई पर्टिकुलर एक्स वेलोसिटी लेंगे और उस पे दो अलग-अलग टाइप के मटेरियल के जो ब्लॉक्स हैं उनको कोलाइड करा करके देखते हैं कि वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो किस तरह का रहता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी इनइलास्टिक कोलिजन को कंसीडर करेंगे तो उसमें नॉर्मली कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ होगा, ठीक है, जिससे हमको एक और रिलेशन मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटीज के बीच में और जिससे हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो किस तरह से डिफाइंड है प्रिसाइसली और किस तरह से हम निकालते हैं उसको। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि ई जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। दो बॉडीज जब कोलाइड कर रही हैं तो उसमें चार ही केस बन सकते हैं, तो चारों केस अपन बना लेते हैं ताकि बिल्कुल ही क्लियर रहे, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में सपोज फाइनल वेलोसिटीज, है ना, फाइनल वेलोसिटीज बना रहा हूं मैं। ये तो m1 की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और m2 भी सपोज सेम डायरेक्शन में है। m1 की फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और m2 की 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2। जो भी बड़ा नंबर है उससे स्मॉलर नंबर को आपको माइनस करना है, तो ये आ गया 3, ठीक है। अच्छा, यदि दोनों बॉडीज कोलाइड करने के बाद में सपोज इस डायरेक्शन में चली गई, m1 तो इस डायरेक्शन में चला गया और m2 जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेसिकली मैग्नीट्यूड है वेलोसिटीज का सेपरेट होने का, ठीक है। तो इस केस में कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, 2 + 4 मतलब 6। अब इसमें हम वो डायरेक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं कि मतलब इसको इससे माइनस करेंगे या इसको इससे माइनस करेंगे, वो कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये नंबर हमको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो 6 हो गया। अच्छा, सेम लॉजिक जो है वो हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यदि अपने को निकालना है तो और बॉडीज जो है वो यदि इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है कोलिजन के पहले, है ना, m1 जो है ऑब्वियसली ज़्यादा वेलोसिटी होगी तभी वो कोलाइड करेगा यदि m2 जो है सेम डायरेक्शन में यदि जा रहा है। इसकी वेलोसिटी सपोज 5 है और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, है ना। ये नहीं है कि 2 माइनस 5 क्योंकि इस नंबर को हमको पॉजिटिव रखना है बेसिकली। तो 5 माइनस 2 तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये ऐसे अप्रोच कर रहा है और m2 ब्लॉक सपोज इस तरह से अप्रोच कर रहा है ना, ये 2 मीटर पर सेकंड और ये 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, 2 + 3 हो गया मतलब 5 मीटर पर सेकंड। बट यू गेट द आइडिया, इस नंबर को हमको बेसिकली पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस इन वेलोसिटीज का उसको हमको बेसिकली यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, E = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2F माइनस
v1f है ना, फाइनल वेलोसिटी दोनों की, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लेना है और कैलकुलेट कैसे करना है ये अपन ने देख ही लिया, अपॉन v2i माइनस v1i इसका भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। यदि कोई एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, वो वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे फिर अब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।